हाँ तो भाई अपन क्या देख रहे थे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या देख रहे थे भाई? वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे अपन, और इसमें अपन ने SHO AHO सब कुछ खत्म कर दिया था। अपन ने SHO AHO ये सारी बातें अपन ने क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। तो अगर मैं बात करूं, आज नेक्स्ट अपना टॉपिक जो होगा रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं SHO और AHO के बारे में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और नॉन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, अपन ने एनर्जी के फॉर्मूले ड्राइव किए थे यहाँ से, अपन ने एनर्जी भी देखी, लेवल्स की एनर्जी, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी थी भाई। तो अगर आज मैं यहाँ पे फिर मैंने कल एक एन मैक्सिमम का फॉर्मूला भी बताया था भाई, याद है? एन मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2xe - 1/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था अपने पास, ठीक है भाई। वो अपन ने ड्राइव कर लिया था। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एक फॉर्मूला और था इस एन मैक्सिमम के साथ, ठीक है भाई, एन मैक्सिमम के साथ। तो यहाँ पे एन मैक्सिमम या वी मैक्सिमम भी बोल रहे थे अपन इसको। तो अगर वी मैक्सिमम बोलूँ मैं तो भी यही फॉर्मूला था। अरे भाई यानी एन या वी का मतलब है यहाँ पे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर से, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर से, ठीक है भाई। तो ये बात तो आप समझ गए। फिर मैं आज एक फॉर्मूला और बात करता हूँ। एक जनरल फॉर्मूला था ई मैक्सिमम, यानी ई एनर्जी हाई कब होगी, वो किसके बराबर होगी, डी के, डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है, ठीक है भाई। तो अपना AHO के लिए क्या आया था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, ई वी बराबर वी प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ओमेगा ई एक्स ई, ये फॉर्मूला आया था अपने पास। फिर अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पे v की, तो ये मान लो यहाँ पे मैंने v मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दी, यानी v मैक्सिमम था अपना, तो e मैक्सिमम निकालूंगा मैं, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू जो है मैंने यहाँ पुट कर दी। कैसे भाई, v मैक्सिमम जब मैं निकालूंगा यहाँ पे तो कैसे, ई मैक्सिमम बराबर अगर मैं ई मैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू 2xe माइनस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई, ठीक है भाई। ऐसे वैल्यू रख सकता हूँ भाई। अरे हायर एनर्जी लेवल, अगर हायर एनर्जी चेक करनी है तो रख सकता हूँ। फिर रखूँगा 1/2xe माइनस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी, ये बात मैं कर सकता हूँ। तो अपन को पता है यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचता है क्या अपने पास 1/2 ओमेगा ई, वो सॉरी 1/2 एक्स ई ओमेगा ई माइनस 1/2 एक्स ई का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, क्या है, एनर्जी मैक्सिमम बराबर, ये बात लिख सकता हूँ भाई। तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओमेगा ई 2xe माइनस ओमेगा ई 1 ओमेगा ई, ये एक्सी से एक एक्सी कट जाएगा, इसके पास एक एक्सी बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2 ओमेगा ई, तो ऊपर यहाँ पे एक्स ई, तो ये क्या हो गया 4 हो गया भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स से एक्सी कट जाएगा। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा को कॉमन ले लूँ, ओमेगा एक्सी क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा ई अपॉन एक्सी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 1/4, तो ये क्या होता है, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाता है अपने पास, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला। और इसको सोल्व करके लिखना चाहो तो ई मैक्सिमम बराबर होगा यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा ई, अरे 1/2 में से 1/4 निकालोगे तो क्या बचेगा 4 ओमेगा ई, वो सॉरी एक्स ई, तो ये क्या होता है, ई मैक्स का फॉर्मूला होता है, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला। तो यहाँ से डी, अरे भाई ये ई मैक्स था तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी ई, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन का भी यही हो जाएगा, ओमेगा ई 4xe, तो ये भी बात सही है। तो
ऐसे मैं लिखूंगा भाई, ऐसे मैं लिख दूंगा इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी और ये ई मैक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है भाई, बराबर है। और ये अपन ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, क्यों, ये वी मैक्सिमम की कल अपन ने देखी थी वैल्यू, वहाँ से ड्राइव करी थी अपन ने भाई, यहाँ से ड्राइव करी थी ना, अरे कल ड्राइव तो की थी अपन ने, वी मैक्सिमम की वैल्यू वहाँ से हो जाएगा। ये था आपका ई मैक्सिमम का फॉर्मूला, यहाँ से अपन ने ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन यहाँ पे, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं भाई। क्या होता है रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, देखते हैं भाई। नेक्स्ट हेडिंग होगी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। भाई रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या है, चलो देखते हैं भाई। हाँ भाई, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या है भाई। यहाँ पे रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल में अपन को पता था कि भाई रोटेशन हो रहा था और वाइब्रेशन हो रहा था। कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल था, उसमें मैं रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों की बात करी मैंने। तो अब इन दोनों को जब टोटल एनर्जी निकालेंगे अपन, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल की टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ने क्या देखा था, एक था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने देखा रोटेशनल देखा, उसके दो पार्ट देखे, रिजिड और रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर। साथ ही अपन ने क्या देखा भाई, वाइब्रेशन देखा, उसके भी दो पार्ट थे, SHO और AHO। ये बातें अपन ने देखी है भाई, डिस्कस करी। इनके लिए एनर्जी का, रिजिड के लिए मैं अगर बात करूं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था भाई, EJ बराबर BJ J+1, यही था भाई, अरे यही था ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉन रिजिड के लिए, तो यहाँ पे नॉन रिजिड के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, EJ बराबर BJ J+1 माइनस DJ स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर, यही था भाई, यही था। इसके लिए अगर मैं SHO के लिए एनर्जी का बात करता हूँ तो अपने ड्राइव किया था एक EV बराबर V+1/2 h𝛎, यही था। AHO की अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की, तो EV बराबर V+1/2 ओमेगा E माइनस V+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE। तो टोटल 4 फॉर्मूले थे अपने पास, ठीक है भाई, 4 फॉर्मूले अपन ने ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करता हूँ तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर शुरुआत में, इट इज ए रिजल्ट टू डिस्कस रोटेशन एंड वाइब्रेशन of the molecule separately in reality. Such type of motion occur simultaneously then a same is in a gaseous phase molecule are unhindered
in their rotation and vibration so more occur simultaneously. ठीक है भाई, इतनी बात लिखने के बाद आप ये करोगे। अब मैं यहाँ से ई टोटल यानी एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करूँगा यहाँ पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ई एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ये होगा इसका फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, तो रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, तो भाई साहब एक बार मैं रिजिड के साथ और एक ले लूँ SHO, एक बार ले लूँ नॉन रिजिड और एक बार ले लूँ AHO, ठीक है। इसी प्रकार एक बार ले लूँ नॉन रिजिड और एक बार ले लूँ SHO, एक बार रिजिड और एक बार SHO। ऐसे कुल मिलाकर अपन 4 एक्सप्रेशन बना सकते हैं इससे। तो पहली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे किसकी, अगर मैं पहली यहाँ पे बात करूँ किसकी भाई, ई टोटल यानी कि वाइब्रेशन और रोटेशन बराबर एनर्जी ऑफ रिजिड प्लस एनर्जी ऑफ SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो ई रिजिड अपने पास क्या है, जे प्लस 1, यही है भाई, यही है, प्लस SHO यानी एनर्जी ऑफ SHO की वैल्यू क्या है, V प्लस 1/2 का होल h म्यू, यही था भाई अपने पास। तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन के लिए एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया नंबर 1। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दूसरा अगर मैं ले लूं टोटल एनर्जी वाइब्रेशन एंड रोटेशन बराबर, यहाँ पे मैं ले लूं एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड, रिजिड की जगह क्या कर दूं नॉन रिजिड, प्लस एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी कि AHO। तो यहाँ पे एनर्जी, टोटल एनर्जी रोटेशन प्लस वाइब्रेशन क्या आएगी भाई, क्या आएगी नॉन रिजिड के लिए, जे प्लस 1 माइनस DJ² जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी भाई, प्लस AHO यानी ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आएगा भाई, V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE। दूसरा फॉर्मूला क्या बना भाई, ये वाला बन गया, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन के लिए नॉन रिजिड प्लस एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। थर्ड मैं बात करूं नंबर 3 की, तो क्या बन सकता है, एक अपने पास ये भी बन सकता है भाई टोटल एनर्जी का, एनर्जी ऑफ रिजिड प्लस एनर्जी ऑफ AHO बन सकता है भाई, ये वाला और ये वाला ले लूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिजिड की क्या आई भाई, रिजिड का क्या था, जे प्लस 1 प्लस B, ये प्लस क्या बनता है V प्लस हाफ ओमेगा E माइनस V प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा E और XE ओमेगा E XE। थर्ड फॉर्मूला बन गया भाई, थर्ड बन गया। नेक्स्ट चलते हैं भाई थर्ड फोर्थ, टोटल एनर्जी रोटेशन एंड वाइब्रेशन बराबर, अगर मैं कर दूं नॉन रिजिड प्लस एनर्जी ऑफ SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन।
तो यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ टोटल नॉन रिजिड के लिए क्या होगा भाई, बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एस एच ओ के लिए आ जाएगी वी प्लस हाफ एच म्यू, यही आएगी भाई। यानी कि कुल मिला के मैंने 4 फॉर्मूले ड्राइव कर दिए यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है वो ग्रेटर देन होती है रोटेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी d से, इस वाले b की इस वाले d से क्या होगी एनर्जी होगी, वो क्या b जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला जो फॉर्मूला होता है नंबर 4, ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ये वाला एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन ग्रेटर देन रोटेशन होता है तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है वो d से ज़्यादा होती है, d से ज़्यादा होती है, जिससे इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी। इस वजह से ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या आएगा भाई, नॉन रिजिड का ये इसके लिए टोटल एनर्जी के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये गलत है इसमें। देखिए भाई ये 4 एक्सप्रेशन हम ने ड्राइव कर लिए, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा भाई रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आगे चलता हूँ मैं, इसमें आगे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो J है उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, V बराबर 0 1 2 3, क्योंकि वाइब्रेशन क्वांटम नंबर और रोटेशन क्वांटम नंबर होते हैं। और मैंने एक बात यहाँ पे बोली कि एनर्जी जो होती है वाइब्रेशन की वो ज़्यादा होती है रोटेशन से, ठीक है भाई। तो फॉर एग्जांपल अपन ये वाला फॉर्मूला ले लें इसमें, तो इससे जब एनर्जी देखेंगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, वो देखते हैं यहाँ पर। और अपन ने कल सिलेक्शन रूल पढ़ा था यहाँ पे, डेल V बराबर तो क्या होता था +-1 +-2 +-3, लेकिन डेल J तो हमेशा क्या होता है भाई +-1 ही होता है। अरे ये बोले था ना फंडामेंटल बैंड ओटोन बैंड, ये सब बातें देखी थी अपन ने। तो मैंने एक बात बोली कि ये जो वाइब्रेशन है वो रोटेशन से ज़्यादा होती है इसकी एनर्जी, तो मैंने ये कोई लेवल बनाए यहाँ पे। ये क्या हुआ, ये होगी V बराबर 0 लेवल से V बराबर 1 लेवल, ये कोई लेवल बना दिए। इसकी एनर्जी का गैप तो अपन को पता है कि भाई एनर्जी वाइब्रेशन की तो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एनर्जी गैप रहेगा इनमें, लेकिन रोटेशन में क्या होता है एनर्जी गैप कम होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लो ये रोटेशन के लिए बना रहा हूँ 1, फिर मैंने 2 3, ऐसे ये क्या हो गया भाई रोटेशन के लिए मैंने ड्राइव कर लिया। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाले लेवल तो क्या हुए V बराबर 0, तो J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3, J बराबर 4 अपन ने मान ली। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 1, ये तो मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से हटा देता हूँ भाई। ताकि अच्छे से तुम्हें क्लियर दिखे।
अरे भाई रोटेशन में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, जे बराबर 0, जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 3, जे बराबर 4। ये हो गया लेवल v बराबर 1 वाला। ये एनर्जी या वाइब्रेशन की जो होती है वो ज़्यादा होती है तो ये दूर दूर रहेंगी, और ये मान लो अपने पास क्या हुआ, रोटेशन के एनर्जी लेवल हो गए। तो ये तो अपन ने मान लिए जे डैश या डैश लगा लिया यहाँ पे, इनमें जे बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये मान लिया। तो मैंने अभी क्या बताया कि जे डैश में से जे निकालेंगे ना अपन, जे डैश माइनस जे करेंगे तो क्या आता है। अब सिलेक्शन रूल यहाँ पे जो होगा वो 3 तरीके का होगा, पी क्यू और आर 3 ब्रांच होती है, तीन ब्रांच पी क्यू और आर, ये 3 ब्रांच पढ़ेंगे अपन, पी क्यू और आर। पी क्यू आर 3 ब्रांच है, इनके लिए डेल्टा जे बराबर जो होता है वो तो होता है -1। इसके लिए होता है डेल्टा जे बराबर 0, और इसके लिए होता है डेल्टा जे बराबर +1। ठीक है भाई। और डेल वी की वैल्यू जो होती है इनके तीनों के लिए +1 ही रहती है। डेल वी क्या होती है, +1। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखो जब ट्रांजिशन अपन जीरो से अगर मैं 1 में कराता हूं, अरे भाई अब ये तो डेल्टा जे कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जे डैश माइनस जे ऐसे करेंगे, जे डैश माइनस जे, इसमें से इसको घटाऊंगा मैं। तो जब मैं एक में से, समझ रहे हो मेरी बात, अब देखो जब कब -1 फॉलो होना चाहिए, -1 यानी पी ब्रांच के लिए -1 फॉलो करना चाहिए। तो जब मैं जे बराबर 1 यानी जे बराबर डेल जे बराबर क्या करूँ 0 अपर लेवल 0 -1 करूँ तभी तो डेल जे बराबर क्या आएगा -1 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ भाई, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कराऊँ 1, फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 से किस में कराऊँ 1 में कराऊँ, फिर क्या करूँ 3 से किस में कराऊँ 2 में कराऊँ, फिर मैं क्या करूँ 4 से किस में कराऊँ 3 में कराऊँ। तो ये वाली जो लाइनें होगी वो तो होगी पी लाइन्स या पी ब्रांच जिसे बोलते हैं अपन, पी ब्रांच। इनके लिए डेल्टा जे जो होगा वो क्या होगा भाई -1। अब चाहे तुम चेक कर सकते हो -1 को ही फॉलो करेगी। फिर मैं क्यू के लिए करूंगा डेल जे बराबर 0 आना चाहिए। तो भाई साहब जब 0 आएगा कब, जब 0 से 0 में जाऊंगा, सेम से सेम में जाऊंगा, ठीक है। 0 से 0 में गया, 1 से 1 में गया, 2 से 2 में गया, 3 से 3 में गया और 4 से 4 में गया। तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी क्यू ब्रांच। यहाँ पे डेल जे होगा वो होगा 0, डेल जे की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई 0। नेक्स्ट देखो भाई +1 आना चाहिए। +1 कब आएगा, अपर माइनस लोअर लेवल। तो अगर मैं 0 में से अपर माइनस लो तो भाई साहब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर 0 से ले रहा हूँ तो 1 में जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 1 ले रहा हूँ तो 2 में जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, 1 लूँ तो 0 में जाना चाहिए, 2 लूँ तो किस में जाना चाहिए भाई 1 में, 3 लूँ तो किस में जाना चाहिए 2 में, 4 लूँ तो किस में जाना चाहिए 3 में। तो ये वाली जो ब्रांच होगी वो होगी आर ब्रांच। डेल्टा जे बराबर जो होगा इसके लिए +1, लेकिन डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो सब में क्या होगी +1। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों मिक्सअप वाला बनता है। ये यानी ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों के लिए ही बनता है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा भाई, ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं अपन।
रोटेशन और वाइब्रेशन में अब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, v बराबर 0 से लेके v बराबर n और j की जगह z डैश रख देंगे। j की जगह क्या कर देंगे भाई, z डैश रखेंगे। v बराबर 0 से v बराबर 1 और j जो होगी उसको कर देंगे z डैश से रिप्लेस। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है वो देखना है अब अपन को इसमें कि एक्सप्रेशन क्या बनता है। यानी कि मैं बात करूं तो किसकी, डेल ई की बात करूं, डेल ई जब अपन निकालेंगे तो डेल E1J माइनस डेल 0J ये करना होगा। तो भाई साहब एक बात मेरे को आप बताओ, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको, तो कैलकुलेट करके पता चलेगा भाई, कैलकुलेट कर तो क्या पता चलेगा। तो भाई पहले इसके एक रख के कैलकुलेट करो जो वैल्यू आएगी, फिर 0 रख के कैलकुलेट करो, फिर उसको इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई प्लस क्या बनता है, बी जेड एस जे प्लस 1 जेड एस प्लस 1। ठीक है भाई, जेड एस प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा या ये वाला एक्सप्रेशन बनता है भाई। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो आपकी बन जाएगी। ये कैसे आएगा भाई, E1 ये रख के कर लोगे भाई, कर लोगे, ये वैल्यू रख के कर लोगे भाई, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। अरे भाई देखना चाहो तो एक बार देख लो आप, अगर करना चाहो तो कर लीजिएगा आप। ये E1 जेड से ये सोल्व कर लेना भाई। कैसे मैं बता देता हूँ वैसे आपको, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं डेल ई की वैल्यू E1 डैश कैलकुलेट करना है मेरे को, कैसे करूँगा, बी जे डैश प्लस 1 प्लस v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस p प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, यहाँ पे क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। तो जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा भाई, बी जेड एस प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया, 2 और 1 2 3/2 ओमेगा ई माइनस ये कितना हो गया, 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। ऐसे ही इसके लिए करोगे, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तब ये बनता है एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है तो रख लो, नहीं ऐसे सोल्व करके भी कर सकते हो भाई, ऐसे सोल्व करके भी कर सकते हो। ये अपन को क्या मिला यहाँ पे, एनर्जी का एक्सप्रेशन, यानी यहाँ का डिफरेंस का ये वाला जो डिफरेंस था ये मिल गया यहाँ पे अपन को। तो अब इसमें आप लिख लीजिएगा एक बार, आप इसमें लिख लीजिएगा एक बार, क्या लिखोगे भाई, एज वी नो द मैक्सिमम पॉपुलेशन lies in the ground state, vibration energy level so most intense band corresponding to vibrational energy level from 0 to 1 that is fundamental band। ये तो अपन ने कल बात कर ही ली थी, 0 से 1 में जाते तो उसे फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। सो वी हैव टू स्टडी द रोटेशन ट्रांजिशन between two rotational energy level in ground state, vibration energy level and first excited
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, द वाइब्रेशन ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 0 टू v बराबर 0 टू v बराबर 1, द वाइब्रेशन ट्रांजिशन फ्रॉम v बराबर 0 टू v बराबर 1 एंड z डैश बराबर 0, और z डैश अपन ने क्या लिया 0, इज नोन एज फंडामेंटल बैंड और बैंड ओरिजिन फॉर ईच साइड of this band origin we get various spectral line corresponding rotation transition. The series towards higher frequency side is called R branch and is due to rotational transition del J बराबर +1, क्योंकि यहाँ पे +1 ही है भाई, यहाँ पे +1 ही है J. The series towards low frequency side is called P branch, यानी कि del J बराबर -1, यानी कि इसकी जो लो फ्रिक्वेंसी होती है del J बराबर -1. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट B. रोटेशन कांस्टेंट क्या है भाई? B. In the energy expression that indicate that vibration, rotation, interaction are taking into account, then rotation constant behave different or different vibration state. अगर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ B की, B क्या है यहाँ पे? रोटेशन कांस्टेंट. मैं बात कर रहा था यहाँ पे B की कि B क्या था. ये जो होता है रोटेशन कांस्टेंट BV डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी रेडियई के, यानी R स्क्वायर के. ठीक है भाई, इतनी बात आपको पता है. यानी कि अल्फा जो होगा नॉट इक्वल टू किसके? 0. यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? रोटेशन वाइब्रेशन ट्रांजिशन, रोटेशन वाइब्रेशन इंटरेक्शन इज टेकिंग इनटू अकर. आर यहाँ पे क्या होगा? आर एन जो होगा ग्रेटर देन R1, R2, R1 और R0. ऐसे क्या करेंगे? B0 ग्रेटर देन B1, B2 एंड सो ऑन Bn. ये बात आपको पता है भाई. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एक फॉर्मूला आता है अपने पास, BV बराबर B इफेक्टिव -1/2 V + 1/2 अल्फा. ये फॉर्मूला आता है अपने पास किसका भाई? बी इफेक्टिव. अल्फा यहाँ पे क्या है? रोटेशन वाइब्रेशन इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट. अल्फा क्या है? रोटेशन वाइब्रेशन
कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसे ही मैं क्या हूँगा, बी इफेक्टिव क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट corresponding to Rn, रोटेशन कांस्टेंट corresponding to Rn। ठीक है भाई, और Bn इज द रोटेशन टू Rn। ये तो क्या हुआ B0 के लिए, और वो Bn क्या होगा, B किसके लिए, Rn के लिए। तो जब मैं B0 कैलकुलेट करूँ यहाँ से बीटा 0 या B0, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, बी इफेक्टिव माइनस 0/1/2 अल्फा। तो यहाँ पे बी इफेक्टिव क्या आ जाएगा भाई, 1 - 1/2 अल्फा, यही आएगा भाई, यही आएगा। ऐसे अगर B1 के लिए करूँ तो बी इफेक्टिव बराबर माइनस 3/2 अल्फा। B2 के लिए लिखूँ तो बी इफेक्टिव माइनस 5/2 अल्फा। ये सीरीज चलती रहेगी एंड सो ऑन, कहाँ तक, Bn, या बी तक चलती रहेगी भाई, बी तक चलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला और आएगा यहाँ पे आपके, यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेशन हेडिंग होगी अपनी, एनर्जी एक्सप्रेशन corresponding P and R branch, एनर्जी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं अगर अल्फा बराबर 0 रखूँ, रोटेशन वाइब्रेशन इंटरेक्शन जो है, कंडीशन क्या हो, रोटेशन वाइब्रेशन इंटरएक्शन नेगलेक्ट कर दूं, अल्फा बराबर 0, तो यहाँ पे क्या होगा, B1 बराबर B2 बराबर एंड सो ऑन Bn, ये कंडीशन होगी। तो अपने पास अभी एक एनर्जी का फॉर्मूला आया था ये वाला, ठीक है भाई, क्या था, डेल E बराबर ओमेगा E माइनस 2 ओमेगा E एक्स E प्लस B डैश J प्लस 1 माइनस BJ प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला आया था भाई। ठीक है, ये क्या आया था, फॉर्मूला आया था अपने पास। अगर मैं इसमें अगर यहाँ पे क्या करूँ, देखते हैं भाई, अगर यहाँ पे मैं अगर क्या करूँगा, यहाँ पे अरे भाई रोटेशन वाइब्रेशन को अगर मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं भाई। अल्फा बराबर 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा E माइनस 2 ओमेगा E, क्या मान लिया अपन ने, μ0, μ0 हो जाएगा। तो BJ डैश प्लस 1 माइनस BJ डैश, देखिए भाई, ये वाली क्या हो गई फिर, μ0। ठीक है, तो डेल E बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, μ0 प्लस BJ डैश
जे डेस प्लस 1 माइनस पी जे प्लस 1, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। अगर मैं अभी यहाँ फॉर पी ब्रांच के लिए अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे अपने पास पता है डेल जे बराबर क्या होता है -1, भाई देखा अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर जे को मैं जे डैश प्लस, अरे भाई अगर जे को मैं यहाँ पे जे डैश या जे प्लस 1 से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जे को मैंने जे डैश से किया और जे डैश को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे जे -1 से, यानी इसको मैं या तो इस जे -1 ना भाई यहाँ पे इससे मैं रिप्लेस कर दूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा एनर्जी का फॉर्मूला, डेल ई जे बराबर होगा म्यू नोट प्लस बी जे डैश जे -1 प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1, ये बनेगा भाई। अरे यही बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या होगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा, बच्चा क्या बी जे -1 और जे और यहाँ पे माइनस बी जे प्लस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, डेल ई बराबर म्यू नोट प्लस क्या आएगा बी जे, इसको लिख सकता हूँ बी जे, फिर क्या है बचेगा अपने पास जे -1 प्लस ये क्या हुआ जे प्लस 1, ये बचा भाई, ये बचेगा भाई। अरे भाई माइनस ये सब माइनस हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, ये बच गया। तो यहाँ पे जे प्लस से जे माइनस तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, डेल ई बराबर क्या बना भाई वी नोट प्लस 1 और 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं -2bj, ये किसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आएगा भाई, फॉर पी ब्रांच के लिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया अपन ने। कैसे, मैं यहाँ जे डैश तो जो था उसको j -1 से रिप्लेस कर चुका, इस वाले को मैं इससे रिप्लेस कर दिया इन दोनों को, तो 1 से 1 कट गया, फिर j से j कट गया, -2 बचा, 2 माइनस bj यहाँ पे अपन को मिल गया भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर ये क्या आ गया अपने पास, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आया भाई, पी जे के लिए क्या आया एनर्जी के एक्सप्रेशन म्यू नोट -2bj, ई बना भाई। अरे भाई जब मैं P0 के लिए कैलकुलेट करूँ एनर्जी क्या आएगी, 0 माइनस b इंटू 0, तो 0 हो गया, तो P0 के लिए तो क्या आया म्यू नोट। P1 के लिए अगर मैं देखूँ तो म्यू नोट -2b इंटू 1, यानी क्या बचा म्यू नोट 2b। P2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा म्यू नोट -2b इंटू 2, म्यू नोट बराबर 4b। ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ऐसे अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करो इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले में और इस वाले में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 2b का, 2b का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, यहाँ पे 2b का डिफरेंस आएगा। इससे ऐसे चलेंगे तो पी ब्रांच में अपन क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस आएगा वो कितने तक आएगा, 2b का डिफरेंस आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब ऐसे ही अपन को किसके लिए देखना है, आर ब्रांच के लिए, पी के लिए अपन ने देखा। अब मैं यहाँ पे आर ब्रांच की बात करूँगा भाई, और आर ब्रांच की जब मैं बात करूँगा तो कैसे करूँगा, देखिए भाई ये वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा देखिए भाई।
इस वाले फॉर्म कुछ नहीं करना भाई, ऐसे कैसे करना है सब कुछ। आर ब्रांच मैं क्या कर दूं, डेल जे बराबर क्या होता है +1, +1 ही होता भाई। तो जे को मैं जब जे डैश को जे +1 से रिप्लेस कर दूं, क्या होगा भाई इस वाले एक्सप्रेशन में डेल ई बराबर म्यू नोट प्लस बी, ठीक है भाई, जे डैश जे +1 माइनस बी जे +1। ये तो रहेगा भाई ऐसे कैसे। अगर आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, हाँ भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा अब, डेल ई बराबर म्यू नोट प्लस 2bj +1। और ये क्या बन जाएगा इधर, इसमें से इसको घटा दूंगा मैं, इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं, j +1 को j +1 कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे j +2 माइनस j, ये बचेगा भाई j +2 माइनस j, ये बचा। तो यहाँ j से j कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा डेल ई बराबर क्या आएगा म्यू नोट प्लस 2b j +1, ये जो आएगा वो आएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। और जब मैं आर ब्रांच के लिए कैलकुलेट करूँगा, तो क्या आएगा भाई देखिए, आर ब्रांच के लिए जब मैं देखूंगा, आर के लिए जे बराबर क्या हुआ म्यू नोट 2b j +1। अरे भाई आर बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा भाई, म्यू नोट प्लस 2b 0 +1। तो ये क्या हो गया भाई, आर नोट बराबर म्यू नोट प्लस 2b। इसी प्रकार R1 के लिए करो तो म्यू नोट प्लस 2b 1 + 1, यानी कितना हो गया म्यू नोट प्लस 1 + 1 4b। R1 के लिए, R2 के लिए कितना हो गया भाई म्यू नोट प्लस 2b 2 + 1 यानी 3, तो म्यू नोट प्लस 6b। ये सारी बातें आप कर लोगे भाई इसके अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं देखूँ 2b 4b 6b ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर डिफरेंस की बात अगर मैं करूँगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कितने का आ रहा है भाई 2b का डिफरेंस ही आ रहा है, 2b का डिफरेंस ही आ रहा है। नेक्स्ट भाई साहब, अगर मैं बात करूँ क्यू ब्रांच की, इस वाले एक्सप्रेशन में क्यू ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए भाई क्या आएगा, लिख लीजिएगा भाई इन सब बातों को आप। अगर मैं क्यू ब्रांच की बात करूं तो क्या आएगा भाई, डेल ई बराबर, और अपन को पता है डेल जे बराबर क्या होता है 0, डेल जे तो यहाँ पे हो गया 0, तो जे को मैं जे से ही रिप्लेस कर दूँ, जे को मैं जे डैश को जे से ही रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई म्यू नोट प्लस बी जे डैश जे +1 माइनस बी जे +1। तो ये जे डैश सारा का सब ऐसे रहेगा, तो ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल ई क्या होगा म्यू नोट, ये बचेगा भाई और कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम अपन बोल सकते हैं म्यू नोट को तो अपन क्या लिख रहे थे डेल ई बराबर, और क्या लिखते हैं ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्सी, फर्स्ट में लिख दिए थे शुरुआत में। तो यहाँ पे बूम बैंड ओरिजिन है, तो यहाँ पे तो वे क्या 0 हो गई, ठीक है भाई। तो यहाँ तो लाइन वाइन कुछ आएगी ही नहीं, ये वाला कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। तो
अब देखिए भाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। अपन ने क्या करा भाई अभी तक, अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, जो इन सब का सार है भाई, जो इन सब का क्या है, सार है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है यहाँ पर, देखिए भाई कैसा, इस तरीके का कुछ लाइन है, उस पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके का कुछ, इसको क्या बोलते हैं, विंग टाइप कर्व। ठीक है भाई, ये तो क्या थी भाई अपनी क्यू ब्रांच, ठीक है, जहाँ डेल्टा जे बराबर क्या था 0। फिर यहाँ से जो लाइनें आना स्टार्ट होती है वो फिक्स आती है भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ होती है आई मैक्सिमम, इसको बोलते हैं आई मैक्सिमम। ये होती थी कौन सी ब्रांच, पी ब्रांच, जहाँ डेल्टा जे क्या था -1, और यहाँ क्या था आर ब्रांच, इसको बोलते हैं डेल्टा जे बराबर +1। तो इस टाइप के ये जो कर्व है इसको बोलते हैं विंग टाइप कर्व, विंग टाइप कर्व है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या कैलकुलेट किया, ये इसका होता है जे मैक्सिमम। अपन ने यहाँ इसके लिए क्या देखा था, डेल ई की जो आया था वो म्यू नोट माइनस, यहाँ पे क्या आया था भाई, म्यू नोट माइनस क्या आया था 2bj। अरे भाई ये तो था, अपन यहाँ जे की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, जे की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे इसके इधर यहाँ पे डेल ई की वैल्यू क्या है भाई, मैं बहुत बताऊँ तो म्यू नोट प्लस 2bj + 1, यही था भाई एनर्जी का एक्सप्रेशन, यही था। तो यहाँ पे जे क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कोई विंग टाइप का कर्व होता है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है भाई 2b होती है सब में। 2b का डिफरेंस आया था भाई, थोड़ी देर पहले देखा अपन ने। ऐसे ही इधर भी 2b का डिफरेंस आता है भाई। ये जो डिफरेंस आता है एनर्जी का वो कितना आता है 2b का डिफरेंस आता है। ये सारी बातें अपन ने रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखी। तो ये क्या बोलता है भाई, रोटेशन वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो अपन ने कितनी चीज़ें देखी, पहले तीनों चीज़ों को, दोनों फॉर्मूले जो एनर्जी के SHO रिजिड नॉन रिजिड AHO के फॉर्मूले थे उनको ऐड करके एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा अपन ने। फिर ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की है भाई। ठीक है, और यहाँ पे P ब्रांच के लिए -1 होगी वैल्यू, यहाँ पे R ब्रांच के लिए +1 वैल्यू है। तो ये कुछ इस टाइप का जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं विंग टाइप कर्व, विंग टाइप कर्व। ठीक है भाई, और यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है P ब्रांच के लिए वो होता है म्यू नोट - 2bj, इधर आता है डेल्टा V E बराबर म्यू नोट + 2bj + 1। इतनी बात अपन ने सीख ली भाई। अब इसमें आप आगे इसके बाद में लिखोगे व्हेन वाइब्रेशन रोटेशन इंट्रैक्शन इज नॉट टेकन into account, we get a wing type curve extending of either 1 + 2 - 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
extending on either side of band origin, in these ring the P and R maxima can be recongenized and their separation can be measured from the separation. The rotational constant B for the molecule can be calculated rarely in the temperature. नेक्स्ट भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट क्या है, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा भाई, 2-3 पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, बैंड एक्सटेंड on both side because more number of line appear, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है इंटेंसिटी मैक्सिमम इन द बोथ ब्रांच मूव फर्दर अवे फ्रॉम द बैंड ओरिजिन, हाइट ऑफ द आई मैक्सिमम डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो क्या होगा यहाँ पे जो होगी आई मैक्सिमम की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा बोला मैक्सिमा जो अपन को मिलता है मैक्सिमा, और वो बोथ दोनों ब्रांचों के अंदर जो मैक्सिमा मिलता है वो उस पर उसके ओरिजिन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये 2-3 पॉइंट टेम्परेचर के इफेक्ट के अपन ने देखे हैं भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ क्यू ब्रांच की अपीयरेंस क्या है, तो आप लिख लीजिएगा भाई, इसमें कुछ थोड़ा बहुत है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, इसमें लिखने का काम बचा है, अभी लिखो। 2 principal type of rotation vibration then occur for a linear molecule, 2 principal type of rotation vibration then occur for a linear molecule if the vibration is such that the oscillating dipole moment connect with the vibration in parallel to the molecular axis, then certain set of selection rule applied and the rotation vibration band called parallel band. If the vibration is such that oscillating dipole moment perpendicular molecular axis, then a different set of selection rule are applied and rotation vibration is called perpendicular band. In case of parallel band, the selection rule delta V plus minus 1 or delta J plus minus 1, P and R branch appear in the case no Q branch occur. क्या भाई, जो पैरेलल बैंड है ऐसे होता है पैरेलल का साइन, पैरेलल बैंड है उसके लिए डेल्टा V प्लस माइनस 1 और डेल्टा J प्लस माइनस 1 जो अपीयरेंस होता है इन केस ऑफ रोटेशन।
बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर बैंड द सिलेक्शन रूल चेंज। सिलेक्शन रूल परपेंडिकुलर में क्या होगा, सिलेक्शन रूल परपेंडिकुलर में सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा म्यू तो प्लस माइनस 1 ही होगा, लेकिन डेल्टा जे जो होगा वो 0 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे अपने सब कुछ देख लिया भाई, जे की वैल्यू 0 से 1 2 3 हो जाती है, जबकि यहाँ पे जे की वैल्यू 1 2 3 रहती है पी ब्रांच, क्योंकि ये पैरेलल है और वो है परपेंडिकुलर। तो अपन ये सब बातें पहले डिस्कस कर चुके। फिर लिखोगे इन एडिशन टू पी एंड आर ब्रांच सेंटर क्यू ऑल्सो अपीयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा जे बराबर 0। ये तो अपन ने पहले ही देख चुके भाई, क्योंकि इनके जो सेंटर में आती है वो क्यू ब्रांच होती है और इसकी डेल्टा जे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई। फिर नोट लगा के एक बात लिखो, इफ द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस of a heteronuclear diatomic molecule non-zero, then rotation vibration spectrum show P, Q and R branch. If the component of orbital angular movement along the molecular axis of a heteronuclear diatomic molecule is 0, then rotation vibration spectrum show P and R branch only. अगर डायटोमिक मोलिक्यूल के जो हेटेरोन्यूक्लियर एटम होते हैं उनके लिए अगर वैल्यू 0 हो तो वो क्या होगा, वहाँ पे P और R ब्रांच ही देगा। ठीक है भाई। P एंड R ब्रांच ही देता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम। क्या है भाई, रमन स्पेक्ट्रम या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है भाई, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये सारी बातें अपन ने आज क्या देखा, यहाँ पे रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर दी। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो रमन में जनरल बेसिक आइडिया दे दूं कि कोई सैंपल होता है, उस पर जब रेडिएशन आती है तो कुछ तो ट्रांसमिटेड हो जाती है, कुछ सेकेट्रेट हो जाती है और कुछ इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ऐसी लाइंस, ऐसे में वो क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड लाइन हो जाती है उनकी ट्रांसमिटेड की आवृत्ति और उनकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड की और जो सेकेट्रेट हुई है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। तो उसको बोलते हैं अपन रेले लाइन, उन लाइंस को बोलते हैं रेले लाइंस। ठीक है भाई। तो ये अपन रमन स्पेक्ट्रा जो है वो कल देखेंगे भाई, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस अपन कल अच्छे से करेंगे। इस रमन स्पेक्ट्रम स्कोपी जो दी थी वो क्या किसने दी थी, सीवी रमन ने दी थी, 1928 के अंदर दी थी भाई, 1928 के अंदर दी थी। उन्होंने बताया था कि जो ये सैंपल होता है उसके द्वारा जो कुछ रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन कुछ को क्या किया जाता है, ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है भाई। तो ये सारी बातें अपन कल अच्छे से देखेंगे। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।